नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा का मकसद कथित वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करना और स्वच्छ मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। राहुल गांधी ने इसे न सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बल्कि लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की हिफाजत की जंग बताया है। यह यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली के साथ समाप्त होगी। राहुल की यह यात्रा कांग्रेस के साथ लोकतंत्र और संविधान के लिए कितनी सफल साबित होगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं राहुल गांधी बिहार में कहां-कहां यात्रा और जनसभाएं करेंगे। 17 अगस्त यात्रा का आगाज बिहार इंडस्ट्रियल एरिया से दोपहर 12 से 2 बजे के बीच होगा। शाम 4:30 बजे डेहरी के अंबेडकर चौक, काराकर, रोहतास से यात्रा शुरू होगी। रात का पड़ाव औरंगाबाद में होगा। 18 अगस्त सुबह 8 बजे औरंगाबाद के कुटुंबा से यात्रा शुरू होगी। दोपहर 11 बजे तक शिवगंज पहुंचेगी। शाम 4 बजे गुरारू से यात्रा फिर शुरू होगी और गया में खत्म होगी। रात का पड़ाव गया में होगा। 19 अगस्त यात्रा नवादा के वजीरगंज इलाके से शुरू होगी और शाम को नालंदा पहुंचेगी। रात का पड़ाव नालंदा में होगा। 20 अगस्त इस दिन यात्रा में ब्रेक रहेगा क्योंकि ये राजीव गांधी की जन्मतिथि है। 21 अगस्त नालंदा के शेखपुरा से यात्रा शुरू होगी। शाम को लखीसराय होते हुए मुंगेर पहुंचेगी। 22 अगस्त मुंगेर से शुरू होकर यात्रा सुल्तानगंज पहुंचेगी। शाम को भागलपुर में खत्म होगी। 23 अगस्त कटिहार में सुबह यात्रा शुरू होगी और उसी दिन कटिहार में समाप्त होगी। 24 अगस्त कटिहार से शुरू होकर यात्रा पूर्णिया पहुंचेगी और नरपतगंज, अररिया में खत्म होगी। 25 अगस्त इस दिन यात्रा में ब्रेक रहेगा। 26 अगस्त सुपौल से शुरू होकर यात्रा मधुबनी में खत्म होगी। 27 अगस्त दरभंगा से शुरू होकर मुजफ्फरपुर होते हुए यात्रा सीतामढ़ी पहुंचेगी और वहां खत्म होगी। 28 अगस्त सीतामढ़ी से शुरू होकर यात्रा मोतिहारी में समाप्त होगी। 29 अगस्त बेतिया, पश्चिम चंपारण से शुरू होकर गोपालगंज होते हुए यात्रा सीवान में खत्म होगी। 30 अगस्त छपरा से शुरू होकर यात्रा आरा में खत्म होगी, जहां एक बड़ी रैली का आयोजन होगा। 31 अगस्त इस दिन यात्रा में ब्रेक रहेगा। 1 सितंबर पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की एक बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा। देखिए, राहुल गांधी ने इस यात्रा को एक जन आंदोलन करार देते हुए युवाओं, मजदूरों और किसानों से इसमें शामिल होने की अपील की है। उनका कहना है कि ये यात्रा वोट चोरी के खिलाफ एक सीधी लड़ाई है। उधर उनकी इस यात्रा पर जो सत्ता पक्ष है, उन्होंने जमकर निशाना साधा है। नमस्कार, 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। इस यात्रा में लोगों को जो संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है वोट देने का, हम लोगों की कोशिश है लोगों को जागरूक करें ताकि किसी भी मतदाताओं का जो है नाम ना छूटे। और हम लोगों ने इसकी लड़ाई भी लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी हम लोगों को मिली है। एक बड़ी जीत भी हम लोगों को हुई है। चाहे 65 लाख जो मतदाताओं का जो नाम काटा गया है, जिसको मृत्यु या रिपीटेड या अनट्रेसेबल बना दिया गया है, अब बाकायदा जो है सार्वजनिक करना पड़ेगा उन लोगों को, वो नाम को कारण के हिसाब से। तो हम सब लोग केवल वोटर जो होते हैं, जनता जो होती है वो मालिक है। तो वोटर का अधिकार जो है वो केवल मत देने का ही नहीं है, बल्कि उनकी जो जन समस्याएं हैं उसको उठाने का भी है और उस समस्याओं को दूर करने का भी है। हम किसी को भी इस साजिश में सफल नहीं होने देंगे कि वो भारत के नागरिकों का वोट का अधिकार छीन ले। इसलिए राहुल गांधी जी ने एक बीड़ा उठाया है, इसीलिए ये यात्रा कल से शुरू हो रही है। यात्रा में तो लाखों लोग जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो वोटर संवैधानिक जो अधिकार है प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का, अब उसमें भारतीय जनता पार्टी फर्जी तरीके से वोट की चोरी कर रही है और इसके खिलाफ में जन जागरण अभियान राहुल जी कर रहे हैं। तो एक नई क्रांति, और वैसे भी बिहार की धरती
क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो कल बिहार से इसकी शुरुआत होगी। कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो मेरे प्रश्नों का जवाब दें। 65 लाख लोगों का नाम कटा है, ये आप कह रहे हैं, जो कटा है कटा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनका नाम कटा है, अगर दिया है आदेश तो वो पब्लिश होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक 65 लाख में 65,000 लोगों की सूची भी दिए होते तो समझ में आता। अगर केवल माहौल बनाना, आप ब्लैक बोर्ड पर लोगों को गणित सिखला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देके क्यों नहीं बता रहे हैं? ये जो बिहार की धरती पर नौटंकी करने आए हैं, एक कहावत है गांव का, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये खानदानिक बेईमान आदमी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना था, इनकी मां ने, दादी ने, और इमरजेंसी लगाई थी। ये दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। देखिए, इस यात्रा का मकसद क्या है? बिहार के एक भी मतदाता को इस यात्रा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिहार के जो भी मतदाता हैं उनको पता है कि उनके मतदान का अधिकार चुनाव आयोग उनको देगी। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि अभी ट्रेन खुला कहाँ है, अभी तो ट्रेन लगा हुआ है 1 सितंबर तक। पहले से हल्ला करना कि पैसेंजर को जगह नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए 1 सितंबर के बाद अगर उनको यात्रा निकालना था तब कोई शिकायत बोल सकते थे। अभी तो जिनका नाम कटा, जिनका जुड़ा, सारा दावा आपत्ति फॉर्म 7, फॉर्म 6 चुनाव आयोग ने खोल कर रखा है। इसलिए जनता समझ रही है कि इंडी गठबंधन के नेता बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह का यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसा है कि जब से ये शुरू हुआ SIR बिहार में, ये आप लोग भी जानते हैं कि SIR बिहार में ही हो रहा है, देश में कहीं नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में कोई इशू लगता है आपको? कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया? हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात किए, तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया। नो इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज़ ला के दीजिए, कोई कंप्लेन दिया है? तो जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है तो कहाँ घूमने जा रहे हैं? कहीं खटिया लगा लेंगे, कहीं टेंट में बैठ जाएंगे। चुनाव है तो अभी तो सब तरह का कहानी देखिएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। जो SIR में फर्जी वोटर है वो निकाला जा रहा है। देखिए, इशू नहीं है ना, इशू में दम ही नहीं है, किसी का खटेगा ही नहीं। हम बार बार कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नाजायज वोटर जुटे नहीं, जायज वोटर कटे नहीं, तो फिर उसमें कहाँ बहस है? ये तो आप परसेप्शन बना रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं कि तुम्हारे वोट को हमने जोड़ दिया, तुम्हारे वोट को हमने, किसी का वोट कटना ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती, क्योंकि एक इशू नहीं है, नॉन इशू को इशू बनाकर घूम रहे हैं। चलिए, तो राहुल का महाआंदोलन है और बिहार से डोलेगा सिंहासन, ये बड़ा सवाल है। देखिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन ये जो महाआंदोलन है, इसमें जो जनसभाएं हैं और जो प्रस्तावित रैलियां की गई हैं, उसके माध्यम से राहुल गांधी को लगता है कि ये लोकतंत्र की, संविधान की, सभी चीज़ की ये लड़ाई है। और उन्होंने मजदूरों से, युवाओं से, किसानों से अपील की है कि इसमें बिल्कुल अपनी भागीदारी दिखाएं। तो ये एक जो वोट चोरी को लेकर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है, ये कितना सफल और सटीक बैठेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर HN उपाध्याय। HN उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। JDU का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं ज़किया खान। ज़किया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले HN उपाध्याय जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी। HN उपाध्याय जी, महाआंदोलन और जी
महा आंदोलन तो कर रहे हैं और वोट अधिकार जो यात्रा है, इससे एक रास्ता निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितनी तस्वीर बदलती देखते हैं? लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे संसद हो चाहे सड़क हो। आपको मालूम है 2022 में भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे में आम जनता की काफी भागीदारी रही और उनमें जो है विपक्षी गठबंधन के प्रति विश्वास बढ़ा, जो कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा जो 400 पार की आशा लगाए हुए थे, नारा लगा रहे थे, 240 पर आकर अटक गए। अब देखिए बिहार में अभी SIR ये कर रहे हैं, जबकि हमारे संविधान में SIR का कहीं उल्लेख नहीं है। IR का है, इंसेंटिव रिवीजन का, लेकिन ये जो है चुनाव आयोग से मिलकर सरकार अपने जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में बेंगलुरु सेंट्रल के वोट का मतदाताओं की सूची के आधार पर जांच करने के बाद गड़बड़ी का आरोप लगा 1,02,050 वोटों का, उसका प्रूफ किया बाद में इनके जो है अनुराग ठाकुर जी जो अमित शाह के हनुमान है। ये बात है कि बिहार में भी एक हनुमान है, चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान है। और अब तो उन्होंने 6 पार्लियामेंट की बात कही और OP रावत जी एक हमारे चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा कि अगर डिजिटल जो है मतदाता सूची चुनाव आयोग दे तो आधे घंटे में पूरे देश की जांच हो सकती है कि कहां पर गड़बड़ी है कहां पर नहीं है। हरियाणा चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, उसके बाद से तो पूरे देश की जनता में ये था कि यहाँ कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है, लेकिन राहुल गांधी जी की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रमाण सहित अपनी बात को कहा, उससे पूरी जनता देश की को विश्वास हो चुका है कि मोदी जी जो है आम जनता की ओर से चुनाव जीते नहीं है। और जो हमारे लोकतंत्र और संविधान की बात है, एक वोट और एक अधिकार, उसका जो है ये मजाक उड़ा रहे हैं। इसी को लेकर वोट अधिकार यात्रा हमारे राहुल जी कल और तेजस्वी जी पूरे देश में जो सामाजिक न्याय के इस समय विश्वसनीयता बने हुए हैं, सामाजिक न्याय के अग्रदूत बने हुए हैं आज राहुल गांधी जी, और बिहार में RJD के अध्यक्ष जो है और मछिया सामाजिक न्याय के लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र जो है तेजस्वी यादव RJD के जो अध्यक्ष है के रूप में दोनों लोग मिलकर और अन्य विपक्षी गठबंधन की पार्टियां अधिकार यात्रा निकालेगी। निश्चित रूप से उसमें लाखों लोग उनके साथ रहेंगे। जिस तरह से 9 जुलाई को बिहार के आम जनता ने चक्का जाम का समर्थन किया था, उससे कई गुना अधिक इस वोट अधिकार यात्रा को समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये आम आदमियों के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। जब आपका वोट ही जो है विश्वसनीय नहीं रहेगा, वैध नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा, एक वोट एक अधिकार, एक व्यक्ति और एक वोट का अधिकार ही जो है चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, प्रश्न लगा है उस पर, तो ये तो आम जनता के लिए आवाज उठाई जा रही है, यात्रा निकाली जा रही है। निश्चित रूप से इसमें विपक्षी पार्टियों को समर्थन मिलेगा और वैसे भी पूरे देश में एक माहौल जनता के मन में तो बन ही गया है कि निश्चित रूप से जो 2024 की लोकसभा चुनाव में और कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें निष्पक्ष चुनाव आयोग ने अपना कार्य नहीं किया है और इसकी शुरुआत उन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अपनी मनमानी करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके शुरुआत करके इसकी शुरुआत की थी। जी ठीक है, जी वापस आऊंगी। केसी जैन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मिली आपको? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। केसी जैन जी देखिए, राहुल गांधी जब चलते हैं या किसी रैली के माध्यम से या इस तरह का कोई एक कहते हैं ना जब जन आंदोलन टाइप की कोई चीज होती है उसका प्रभाव पड़ता है और क्योंकि एक मैसेज जाता है जनता के बीच में, लेकिन यहाँ पे जो ये एक वोट अधिकार यात्रा जो है, ये जो एक मैसेज गया, जो एक परसेप्शन SIR के बाद बना, फिर वोट चोरी पे आ गया, ये चलता ही चला जा रहा है। अब इसको लेकर कांग्रेस का ये जो जन आंदोलन है या महा आंदोलन है, आपको लगता है कि ये एक बहुत प्रभावी हो सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है अभी भी कि ये सिर्फ एक नौटंकी है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। जी देखिए राखी जी, इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में कई सारी यात्राएं निकाल चुकी और इन्होंने संविधान बचाओ यात्रा भी निकाली। परिणाम क्या हुआ? ये तो कहते थे भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। अब आज क्या बता रहे हैं कि आप तो कहते थे कि हम
300 प्लस सीटें लेके आएंगे और आप 240 पे सिमट गए। यानी ये इस बात को लेकर के खुश है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई लेकिन सीटें कुछ कम हुई। तो वैसे ही रसगुल्ला खाने, जैसे पहले रसगुल्ला खाते रहे फिर रसगुल्ला खा रहे। इनको लगता है कि ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे और जनता भ्रमित हो जाएगी। देखिए, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, और जब किसी चीज की राजनीति में पुनरावृत्ति होने लगती है तो जनता समझ जाती है ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। और अभी आदरणीय उपाध्याय जी ने एक बढ़िया बात कही, कहा कि भाई कुछ हो ना हो लेकिन एक परसेप्शन तो क्रिएट हो गया, एक तो जनता के बीच में मैसेज तो चला गया। तो इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जनता को गुमराह करना, जनता को भ्रमित करना। अरे देखिए, अगर ये जनता का आंदोलन होता, जैसे भाई किसान आंदोलन, उन्होंने कहा भाई किसान आंदोलन है, आपने जो ये बिल लेकर के आया जनता को समझ में नहीं आया, तो जनता ने उसने विरोध किया, जनता कम से कम सामने आई। लेकिन इस आंदोलन में कहां जनता सामने, कहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कहां पे डीएम और एसडीएम को ज्ञापन मिले, कहां पर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। कहां पे चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी गई कि भाई 1 लाख चिट्ठियां पहुंच गई चुनाव आयोग के पास एक दिन में, कहीं कुछ है ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती का कि बेगाने की शादी में मुल्ला दीवाने वाली स्थिति हो रही है। ये तो जबरदस्ती का एक प्रोपोगंडा क्रिएट कर रहे हैं। और ये क्यों है? देखिए राखी जी, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो प्रशांत किशोर जी जो कभी कांग्रेस को जीत का फार्मूला दिया करते थे, वो खुद पार्टी बना करके कांग्रेस के सामने, और प्रशांत किशोर ने चुनौती दी कि आप लोग तो एक दिन भी नहीं गुजारते बिहार में 1 रात नहीं गुजारते। तो प्रशांत किशोर जी की चुनौती उनको चुभ गई। वो प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़ाने का फार्मूला देते थे, आज खुद चुनाव लड़ रहे। तो अगर कोई नेता, किसी पार्टी का, राष्ट्रीय नेता अगर इस तरीके से दूसरों की चाबी से उसके ताले खुलने लगे तो काहे का अपना स्वयं का डिसीजन लेगा, काहे का अपना निर्णय। ये तो प्रशांत किशोर का निर्णय है कि भाई आप गुजरात में, आप यहाँ बिहार में रुकिए 14-15 दिन तक, तब आप राजनीति की यहाँ बिहार की बात करिए। तो वो बात उनको चुभी। अब ये 14 दिन यहाँ रुकने की प्लानिंग बना लिए और उसको क्या बता रहे हैं, जन आंदोलन है, वोटर लिस्ट में वोट कट गए। अरे भाई फाइनल लिस्ट आने दीजिए ना, अभी तो कोई फाइनल लिस्ट नहीं आई। अभी तो एक जो ब्रीफ होकर के सामने लिस्ट आई है उस पे आप तमाम सारी चीजें निकाल लें। अरे वो तो इसीलिए ब्रीफ होकर के सामने आई है कि इसमें आप कमी बेसी है, जो कमियां हैं, जिसका नाम जुड़ा है हटा सकते हैं, जिसका हटा है उसका जुड़वा सकते हैं। अगर वो वोटर है, अगर वो जीवित है तो उसका नाम जुड़ेगा, और अगर मृत हो गया उसका नाम हटेगा। और जो ही चुनाव आयोग ने एक समीक्षा शुरू की, समीक्षा शुरू होते ही वही लालू प्रसाद यादव जिनको कांग्रेस ने कभी जेल भेजा था, आज उनकी तारीफ करते कांग्रेस नहीं थक रही, आज उनको संविधान का रक्षक बता रही है। और ये तो कहते थे संविधान की सबसे बड़ी चोर पार्टी वो राजद है। तो कांग्रेस और राजद की जो गलबैयां हो रही हैं, और दोनों लोगों को बता रहे कि दोनों लोग बहुत बड़े संविधान के रक्षक हैं। तो जिन्होंने जेल भिजवाया, चारा घोटाले में जेल भिजवाया कांग्रेस पार्टी ने, आज उनके साथ है। दूसरी तरफ जब कांग्रेस ने जो है सन 1975 में आपातकाल लगाया तो लालू जी से यानी कितने नेता जेल गए, अटल जी से यानी कितने नेता जेल गए। तो आज जो लालू जी की इनकी गठजोड़ है सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता की, और सत्ता की भलाई ये लोग जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते हुए खाते रहे, अब इनको इसी चीज का दुख दर्द समा रहा है कि हम किस तरीके से बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए और अब गद्दी पे बैठ जाए। लेकिन राजनीति तो ऐसा होता नहीं है। अब ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ये कहां जा रहे हैं, ये उसी गांधी मैदान में अपना लास्ट वाला अधिवेशन करने जा रहे हैं जहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे नेता इंदिरा गांधी जी की नींव हिला देते हैं और इनको आपातकाल लगाना पड़ता है 1975 में, और आखिर में फिर जा करके 77 में इसको समाप्त भी करना पड़ता है जन आंदोलन के कारण। और उसी गांधी मैदान का सहारा ले रहे, जिस गांधी मैदान ने कांग्रेस की नींव हिलाई थी। तो वो गांधी मैदान ये भी याद दिलाएगा कि ये गांधी मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने किसके खिलाफ आंदोलन किया था, जब पुलिस ने अपनी बंदूकें नीचे रख दी थी, गोली चलाने से मना कर दिया था। और वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के डीपीए हॉल को, जिसमें 100 की संख्या नहीं भर पाए थे,
वो गांधी मैदान इस तरीके से भरा था ना कि वहां पे तिल रखने की जगह नहीं बची, तो उसकी भी याद दिलाएगा ठीक कि है। वहां पे कौन सी कांग्रेस है, इसी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ था। तो अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। और जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि लोग कम से कम इससे समझेंगे और एक परसेप्शन क्रिएट होगा चुनाव को लेके, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। ना तो किसी का वोट कट रहा है जो योग्य है, जो वोटर है, और ना तो किसी का ऐसे व्यक्ति का वोट जुड़ेगा जो वोटर नहीं है। इसीलिए समीक्षा हुई है और उस समीक्षा को रोकने का प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, ना वो रुका है ना रुके। ठीक है, वापस आऊंगी। विमलेंदु जी, आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। विमलेंदु जी, किस तरह की चुनौतियां हैं? और क्योंकि देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन को लेकर ये जो जितना बवाल हो गया, अभी बात सबसे बड़ी ये भी होती है कि चलिए बिहार इलेक्शन है, इसलिए बिहार को लेके बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये तो SIR तो हर स्टेट में अब होना ही है। तो आज इस बात को जो उठाया है विपक्ष ने और जिस तरीके से इसको लेकर एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो बिहार में इसका कितना इम्पैक्ट आप देखेंगे इस आंदोलन के बाद कांग्रेस के? आंदोलन? कौन सा आंदोलन? अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं चुनौतियां, बिहार में चुनौती किसके लिए है? वैसे लोग जो सत्ता में नहीं है उनको लग रहा है कि चुनौती है, तभी तो वो एक जो है वो एक फर्जी बातों को, एक ऐसी बातें जिसका कोई ग्राउंड पर कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, उन बातों को लेकर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा बच नहीं गया। बेसिक इस तरह की जो यात्रा है ये पार्टी बचाओ यात्रा है। आप अगर पूरे भारत के परिदृश्य में देखें तो हास्य के पात्र राहुल गांधी जी बन रहे हैं, और बिहार में यहाँ पे तेजस्वी जी हास्य के पात्र बन रहे हैं। लोग हंस रहे हैं उनके ऊपर कि ये क्या बातें कर रहे हैं। अभी आप देखिए कैसे कंट्राडिक्टरी है कि इन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति एक नागरिक एक वोट का अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। अरे चुनाव आयोग भी तो यही कर रहा है। इसी चीज के लिए तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उन्होंने लाया कि जब राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि एक ही वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा मतदाता विभिन्न जगहों पर है, उसको हटाइए, तो इनको मिर्ची लग रही है, कष्ट इनको हो रहा है। और कष्ट कहाँ होता है? ये चुनाव आयोग में एक भी आवेदन नहीं देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी पार्टी के तरफ से कोई बात नहीं रखते हैं, यह मीडिया में आकर बयान देते हैं, जिसका कि कोई सिर्फ राजनीतिक महत्व इसका है, लीगल रूप से कोई महत्व नहीं है। और चुनाव आयोग बचकानी हरकतें नहीं कर सकता। चुनाव आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की। वह किसी एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम नहीं कर सकता। इसलिए चुनाव आयोग अपनी गंभीरता के हिसाब से प्रथम दिन से लेकर 24 के बाद 25 तारीख को जो पहली मीटिंग हुई है उस दिन से लेकर और आज कुल 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लगातार मीटिंगों में गंभीरता के साथ अपनी बातों को रख रहा है और सारे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ एक एक डेटा। आज मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद उन्होंने हलफनामा दिया चुनाव आयोग ने कि हम ये डेटा नहीं दे सकते, हम ये डेटा नहीं दे सकते। शायद हो सकता है कि वो छूट गया हो कि पॉलिटिकल पार्टीज के एक एक पार्टी को 12 पार्टियां बिहार में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 8 पार्टियां लगभग काम करती हैं बिहार में कहीं ना कहीं, उनको एक एक डेटा शेयर किया गया है। हम लोग अपने जितने भी BLA हैं उनको हम लोगों ने पास ऑन किया है, नागरिकों को बता रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी है, वेबसाइट पे डेटा है। लेकिन अब मान लीजिए नई गाइडलाइन आया है तो उस पर चुनाव आयोग अपना काम करेगा। लेकिन ये एक कानूनी प्रक्रिया से अलग अगर हटकर देखें तो ये जो नौमी फेल नेतृत्व है बिहार में और गांधी परिवार के जो युवराज हैं, चांदी की चम्मच लेकर जो पैदा हुए, उनको अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श जरूर करना चाहिए कि क्या नियम है, क्या कानून है, चुनाव आयोग किस तरह से कार्य करता है। उनको जाना चाहिए चुनाव आयोग के जब उनके FLC होते हैं, फर्स्ट लेवल चेकिंग जब EVMs के होते हैं। राहुल गांधी को मैं ऑफर देता हूं, तेजस्वी जी को भी ऑफर देता हूं, आज तक ये दोनों कभी भी किसी भी राजनीतिक दलों की बैठकों में नहीं गए। इन्होंने यहां तक भी दावा मैं कर सकता हूं कि इन दोनों ने चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, हैंडबुक है, BLA की हैंडबुक है, दूसरे और जो हैंडबुक है उनको पढ़ना चाहिए। क्या नियम है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्या है, यह भी पढ़ना चाहिए।
उनके पिताजी ने 1987 में सिटीजनशिप एक्ट में जो बदलाव किया वो भी पढ़ना चाहिए। नरसिंहा राव जी की जो सरकार थी, माफी चाहता हूँ, मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी 2005 में, वो भी 2004 में दिसंबर में जब सिटीजनशिप एक्ट में इन्होंने बदलाव किया था, वो भी पढ़ना चाहिए। इन्हें यह भी जानना चाहिए कि सर्वप्रथम जो इस देश का नागरिक होगा वही इस देश का वोटर होगा। दुर्भाग्य यही है भारत के लोकतंत्र में आज भी कि भारत में कोई ऐसा रजिस्टर नहीं है जो यह बताए कि मैं भारत का नागरिक हूं। कहीं एक किसी पुस्तिका में दर्ज नहीं है। एक पासपोर्ट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे आप कह सकते हैं कि वो भारत की नागरिकता का प्रमाण है। बाकी कोई भी ऐसा रजिस्टर, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। बाकी जितने डॉक्यूमेंट हैं वह सभी रेफरेंस डॉक्यूमेंट हैं और चुनाव आयोग उन्हीं 11 रेफरेंस डॉक्यूमेंट के आधार पर जो है ये बात कहता है। सुप्रीम कोर्ट में भी दलीलें सारी खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही बात कही कि आपको एक आधार कार्ड ले लेना चाहिए। कोई भी क्लेम करने के लिए कोई भी आदमी अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड दे सकता है, तो वो तो चुनाव आयोग पहचान के लिए आधार कार्ड ले ही रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं ले रहा। लेकिन वह इस देश का नागरिक है कि नहीं, लोकतंत्र में सबसे बड़ी यही बात है। इसकी पहचान कैसे हो? जब तक वो पहचान नहीं हो तब तक वो वोटर लिस्ट में नाम कैसे हो? तो बहुत सारे कंट्राडिक्टरी बातें हैं और इन कंट्राडिक्टरी बातों को सिर्फ कांग्रेस ने जो है वो तैयार किया है और उसको इस भारत में छोड़ा है, किसी और ने नहीं। और आज जो बिहार में अधिकार यात्रा की बात करते हैं, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों जो युवराज हैं, एक परिवारवाद के, एक भ्रष्टाचार के घोटक और दूसरा परिवारवाद के जो पोषक हैं, ये दोनों आदमी भारत के लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक स्थिति में खतरा है। ठीक है, इनको अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कम राय विचार विमर्श करना चाहिए कि किन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएं। आने दीजिए, बिहार में खूब याद अधिकार यहाँ टाइम फिक्स हो जाएगा, इनका कुछ नहीं होने जाने वाला। नो वन नोटिस न बिहार, कोई भी बिहार का नागरिक इनके किसी बात को नोटिस नहीं कर रहा। अगर करता तो इतने सारे लोग, अभी भी 15,000 लोगों ने नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिए हैं पूरे बिहार में। आंकड़ा शायद ज्यादा ही हो, मैं उतना आंकड़ा तो नहीं जान पाऊंगा अभी तुरंत बिहार लेवल पे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 700, 800 हर जगह लोग फॉर्म 6 भर रहे हैं। ऐसे लोग जो नए मतदाता हैं वो भर रहे हैं। तो भारत के लोकतंत्र में लोगों का आज भी पूरी तरह भरोसा है और चुनाव आयोग पर पूरी तरह से भरोसा बना रहे, यह सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए निश्चित करना है। एक बात मैं और आपको नोटिस करा दूं राखी जी, चुनाव आयोग ने बड़ी मायूसता के साथ सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण हमें ग्राउंड पे काम करने में दिक्कत आ रही है। तो आप समझिए कितनी बड़ी बात चुनाव आयोग ने कहा। जो चुनाव आयोग लोकतंत्र का रक्षक है, उसे ये कहना पड़ रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो लोकतंत्र के रक्षक के रूप में काम कर रही हैं, वह हमारे लिए खतरा पैदा कर रही हैं, समाज में विद्वेष पैदा कर रही हैं और इससे जो है वह कार्य प्रणाली में जो है वह दिक्कत आ रही है। इसको सोचना चाहिए, बिहार क्या पूरे भारत के लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि आज ये दोनों जो बड़े नेता बने हुए हैं, इनकी क्या स्थिति है। बिहार में तो इनका मैं कह दूं कि शून्य बटा सन्नाटा, बिहार में इनको नो वन कैन नोटिस, कोई नोटिस नहीं करेगा। विमलेंद्र जी, वो तो खैर अब देखिए वक्त की बात है और अभी ऐसी खबर भी आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, एसआईआर को लेकर कुछ बातें रख सकता है। फिलहाल ऐसी खबरें हैं, होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, अभी आधिकारिक रूप से कोई ऐसी पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से तो खबर यही है कि हो सकता है और यदि हो जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त ये जो मामला है और ये जो एक आंदोलन की बात विपक्ष कर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ना जाने चीज़ें किस तरीके से जाएंगी। और वैसे भी एसआईआर तो अभी तो बिहार से आगे इनको एक्सपोज करना चाहिए। चुनाव आयोग की ये भी जिम्मेदारी है कि जो सच है उसको लोगों के सामने लाए, क्योंकि देखिए ये बिहार से अभी एसआईआर शुरू हुआ, बाकी जगह पे जाएगा, बाकी स्टेट्स में भी ऐसे ही यदि चीजें होने लगी तो कैसे फिर इलेक्शन होंगे, सारी चीजें होंगी। तो कम से कम यहीं पर बिहार के लेवल पे ये सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि बिहार को छोड़कर बाकी और स्टेट्स में भी जहाँ पे की कांग्रेस की सरकारें हैं, ममता जी ने कहा हम तो एसआईआर कराना ही नहीं देंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए तो खतरनाक स्थिति है। अगर कोई देश का एक स्टेट यह कहे कि हम अपने स्टेट में जो केंद्र की जो नीतियां हैं या चुनाव कोई संवैधानिक संस्था के कार्य को नहीं करने देंगे,
सीबीआई, ईडी इनको नहीं काम करने देंगे, चुनाव आयोग को कोई काम नहीं करने देंगे। कल को यह कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो कहेगा वो भी नहीं मानेंगे। कल को ये भी कर सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री या कैबिनेट ने कोई निर्णय लिया वो भी नहीं मानेंगे। तो यह खतरनाक स्थिति है लोकतंत्र के लिए। लोग तो खतरा पैदा कर रहे हैं और यही सोचना है भारत के नागरिकों को। ठीक है, ये तो खैर आने वाले वक्त की बात होगी, चीजें आ रही हैं। देखिए, जो कंपलसरी है वो होगा, उसको कोई एक स्टेट मना कर दे और वहां नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन के भी अपने पावर्स हैं, जो चीजें होनी है वो होंगी। ममता जी कह दे मैं आने ही नहीं दूंगी, मैं करने ही नहीं दूंगी, ममता जी के हैंड पर उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हम जिन चीजों पे हैं उसका सॉल्यूशन एक निकालें। वापस आऊंगी मैं। ज़किया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ ज़किया जी, ये वोट अधिकार यात्रा जो है, क्योंकि एसआईआर से लेकर ये सारी चीज़ें आई, फिर आते आते इतनी आ गई कि इलेक्शन कमीशन पर बात आ गई। इलेक्शन कमीशन से अब ये एक बड़े आंदोलन के रूप में विपक्ष लेकर आ गया है, क्योंकि विपक्ष कहीं भी संतुष्ट नहीं है और उनको लग रहा है कि बहुत गलत तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ये भी आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगे हैं कि कहीं ना कहीं मिलीभगत है और सत्ता पक्ष के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। हालांकि अच्छा नहीं लगता लोकतंत्र में कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं पर सवाल उठाएं, लेकिन जो चीजें आ गई हैं उनमें पारदर्शिता कहीं से कहीं तक नहीं है। और ये जो बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, क्या ये कोई प्रभाव डालेगा? देखिए, पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते क्या इसका एक रूप आप देख पा रही हैं? देखिए, यहाँ पे 3 बातों पे हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो अभी इलेक्शन के मद्देनजर जो सारी चीज हो रही है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन इलेक्शन है। इलेक्शन से ही ये सारी बातें उठी हैं, उसी के बाद एसआईआर आया, उसी के बाद सारा चीज आया। देखिए, इलेक्शन अक्टूबर नवंबर के में डेट फाइनल हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर लास्ट वीक तक वो डेट अनाउंस हो जाएगा। सितंबर लास्ट वीक में डेट अनाउंस होने के बाद इवन द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरवेन। ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। जैसे आज की तारीख में एक डेट एक्सटेंड किया गया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष हो या जनता हो, जनता जनार्दन, उन सबको ये जानने की जरूरत है कि अगर ये डेट एक्सटेंड होते होते सितंबर के फर्स्ट वीक तक भी पहुंच जाता है एंड कोई इनिशिएटिव नहीं आता है, रिजल्टिंग नहीं आता है, तो डेफिनेटली ये जो एसआईआर है बिहार में तो होके रहेगा और उसी हिसाब से फिर इलेक्शन होगा, उसमें फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बात अब इलेक्शन कमीशन का नहीं है, क्योंकि देखो इलेक्शन कमीशन खुद में एक बहुत ही बड़ी एंटिटी है। वो जब इलेक्शन का डेट अनाउंस कर देती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अधिकार वहां पे खत्म हो जाती है कि वो कुछ एक्शन ले। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और उसके पहले जो एक्शन लेना है वो सिर्फ अधिकार रैली से नहीं होगी। यू हैव टू ब्रिंग आउट द डेटास एंड टॉक ऑन द एविडेंस। अब ये टॉक ऑन द एविडेंस में वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच हैं वो कितना टाइम दे सकते हैं और कितना सीरियस नोट पे इस चीज को लेके इनिशिएट करते हैं। क्योंकि देखो, हर एक जनता जो भी आज तुम्हारे जरिए चैनल के जरिए सुन रही है या जो भी इलेक्शन के वोटर को देने लायक है, 18 साल से ऊपर है, उसका ये जन्मसिद्ध अधिकार है टू नो कि क्या एग्जैक्टली भारत में हो रहा है। उसके वोटर जो वोट बैंक्स है उसके हाथ से कैसे छीन सकती है, नहीं छीन सकती है, या उसका मिसयूज हो सकता है या नहीं हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा बात, यहाँ पे केसी चांद जी बात कर रहे थे कि ये इतना फ्रॉड हुआ और ये सब हुआ, तो हमें सृजना स्कैम नहीं भूलना चाहिए, जिसकी वजह से, क्योंकि मैं खुद वुमेन्स एसोसिएशन से जुड़ी हूँ और काफी ज्यादा मैंने लेडीज के लिए लड़ाई की है। मेरी शुरुआत ही लेडीज की लड़ाई से हुई है, तो मैं इस चीज को कभी नहीं भूल सकती, अपने मरते दम तक नहीं भूल सकती कि कैसे एक स्कैम को बिल्कुल ही शांति से, बिल्कुल ही शांत तरीके से खत्म कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी में इन्वॉल्वमेंट हो गई। एनीवे, दूसरी बात, जेडीयू को बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ठीक है, आप बिहार में स्टेट पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन आज अगर आप उस स्टेट में स्टैंड कर रहे हैं तो जेडीयू की वजह से नहीं, बीजेपी की वजह से स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद अपनी वोटिंग स्टाइल देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपसे खुश नहीं बल्कि इवन बीजेपी से ज्यादा खुश हैं इन कंपैरिजन टू, अगर हम बात करें अपोजिशन की, मतलब रूलिंग पार्टी की। अपोजिशन की बात करें तो देखो, अपोजिशन में टू बी वेरी ऑनेस्ट जो सिस्टम में चला आ रहा है, परिवारवाद को कभी कोई पसंद नहीं कर सकता, लेकिन अब वो परिवारवाद से थोड़ा मुखर तरीके से आ गए हैं। परिवारवाद की बात होती तो सिर्फ स्पूनिंग की बात होती है। स्पूनिंग में आप रैलीज नहीं करते अपने दम पे,
आप उसको ऑलरेडी आपको मिल जाता है। जैसे तेजस्वी यादव के बारे में, या अभी तेजपाल जो कि अपना अलग एक बना के कोशिश कर रहे हैं, वो खुद अपने आप को दूसरे अपोज करके दूसरा एक ये बना रहे हैं। प्लस इंडिया गठबंधन में भी खुद में इंटरनल जो मतभेद है उसको भी आदमी नहीं कर सकता इग्नोर की, कि वोट मतलब सीट डिवीजन के बारे में जो अभी मतभेद है, बाकी भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके मतभेद पे रह दिन हमें सुनने को मिल जाता है और चीजें उभर के आती हैं। इस चीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बिहार की राजनीति में ऑल टुगेदर अगर तुम बोलो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी कोई भी ऐसा मुखर पार्टी नहीं है जो चैलेंज कर सके कि हम ही बेस्ट है एंड वी आर दी ओनली वन। वैसा पार्टी ही नहीं है। तो जहाँ पे वो बोलते हैं ना कि जहाँ अंधों में काना राजा ढूंढा जाता है, तो काना राजा में अभी बेस्ट पब्लिक के लिए कौन है जो ऑलरेडी काम कर रहा है और काम करने की क्षमता रखता है, क्योंकि काम तो किसी ने नहीं किया है। काम अगर बोला जाए धरातल पे तो किसी ने किया। किशनगंज मुझे आज भी याद है, मैंने 15 साल तक वहां पे, जिस टाइम में लालू जी थे, जिस टाइम में नीतीश गवर्नमेंट था, मैं अपोज करके वहां पे हम लोग हर बार के सीजन में जाते थे, लेकिन आज तक वो बार का सीजन वहां पे कोई भी आज तक परमानेंट इलाज नहीं किया गया। पहले तो वहां पे जेडीयू तक पहुंचते भी नहीं थे, ना राजद पहुंचता था ना जेडीयू पहुंचता था। लेकिन अब ऑन द प्रेशर, क्योंकि अब हर चीज सोशल मीडिया पे, हर चीज न्यूज चैनल्स, लोकल न्यूज चैनल्स, इतने सारे चैनल्स की अवेयरनेस हो गई है, तो लोगों को, पार्टीज को वहां पहुंचना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट रहा कि भाई अब इलेक्शन में जो SIR है उसको एक बोलो तो पायलट प्लान के तहत यहाँ पे किया जा रहा है, फिर बाकी स्टेट में ले जाया जाएगा। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी मंजूर हो गई कि भाई ये जो हमारा आधार है या सब आईडीज है, ये सब काम नहीं करेंगे, बट योर पासपोर्ट, योर बर्थ सर्टिफिकेट एंड योर क्वालिफिकेशन, खासतौर से जो 10th का सर्टिफिकेट होता है या जो भी गवर्नमेंट स्कूलिंग का सर्टिफिकेट होता है वो मान्य रहेगा। लेकिन यहाँ पे फिर वही चीज आती है, आप बर्थ स्ट्रक्चर देखिए बिहार का। मेरी नानी की नानी पैदा हुई घर में, वो खुद MBBS डॉक्टर रही, दैट इज अनदर केस। लेकिन उसी एरा में उन्होंने कितनी सारी घर में डिलीवरी कराई जिसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर आज उनके बच्चे से बोला जाए कि तुम अपने पेरेंट्स के ऑथेंटिकेशन पे ये प्रूव करो कि तुम इस साल से इंडियन हो, वो कहाँ से लाएंगे? क्योंकि उनके पेरेंट्स तो डेफिनेटली पढ़े हुए लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और दूर की चीजें, क्वालिटी प्रपोजल होगी। क्वालिटी प्रपोजल ओनली विद परसेंट ऑफ द पब्लिक। अगर इंडिया का पूरा आप ये कि कितने परसेंटेज के पास पासपोर्ट है, तो इट विल हार्डली कम टू 35 to 40%, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो आजकल बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो परिवार ऑलरेडी बिजनेस में बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो क्वालिफाइड होते कि बावजूद वो पासपोर्ट पे उतना ध्यान नहीं देते, until and unless you don't feel like moving to some other countries। तो एक ये चीज आ गया। दूसरा आ गया आपका बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बोल दिया। दूसरा आ गया आपका पढ़ाई वाला सर्टिफिकेट, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक आप एग्जाम नहीं देंगे तब तक वो मान्य नहीं रखेगा। डेफिनेटली आप प्राइमरी स्कूल में हैं, उसका आपका सर्टिफिकेट लेके आप जाइएगा तो वो तो डेफिनेटली कोई भी बनवा सकता है, उसमें होना भी नहीं चाहिए कि उसको ऑथेंटिक माना जाए। इवन वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट प्रपोजल अगर आता है तो यहाँ पे आ गया कि कौन बच्चा है जो 8th 10th या 12th पास कर रहा है, जिसके पास ये सर्टिफिकेट है। बिहार जैसे राज्य, आसाम जैसे राज्य, उड़ीसा जैसे राज्य, नागालैंड जैसे राज्य, यानी जहाँ पे भी आबादी बहुत हद तक अभी भी पिछड़ापन में है, उसको अगर हम इस SIR में कैलकुलेट करेंगे तो उनके लिए अपने आप को साबित करना बहुत मुश्किल है। यही बात के लिए SIR पे क्वेश्चन उठ रहा है, अदरवाइज देयर इज नो वे। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई स्टेट गवर्नमेंट या राखी जी, मैं कुछ बात करना इस चीज में इंटरप्ट करेगी। ठीक है, इतना पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट था। बाकी राखी जी एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जाकिया जी को भी। एक सेकंड आ रही हूँ, हाँ बोलिए। ठीक है, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तब भी एक अधिकार है RONERO के पास, वह ये सुनिश्चित करेगा कि यह व्यक्ति जो है पात्र है कि नहीं है, भारत का नागरिक है या नहीं है,
पात्र है कि नहीं है, यह अधिकार आयोग को है। और इलेक्शन कमीशन जब ये बात कह रहा है कि एक भी पात्र नागरिक का जो है वो नाम नहीं छूटेगा, तो हमें कम से कम इतना सब्र करना चाहिए कि हम जो है वो ये बात देखें कि यह सही है कि नहीं है। इतना तो देख लें, जब अधिकार उनको दिया गया है तो अब मैंने तो कहा अभी कुछ देर पहले, तो भारत का दुर्भाग्य है कि आज तक भारत इतना बड़ा देश हो गया, 145 करोड़ लोग हो गए, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा ही नहीं है जो ये बता सके कि कौन देश का नागरिक है और कौन नहीं है। विदेशी भी बहुत सारे आके भारत देश में बसे हैं, उनके बच्चे जो है यहाँ पैदा हो गए, अब उनकी नागरिकता है कि नहीं है, नागरिकता कानून को जो है उसमें संशोधन की आवश्यकता है कि नहीं है, क्या एनआरसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या चुनाव आयोग को जो है वह ऐसे कोई डेटाबेस जो है चुनाव आयोग के पास होना चाहिए कि नहीं है जो निश्चित कर सके किस आदमी का नाम इसमें दे कि नहीं। तो अब तो ये बहुत सारी बातें यहाँ जो है वो चर्चा की हैं, लेकिन अभी तो ये निश्चित है कि एक भी पात्र नागरिक का वोट नहीं कटेगा। हाँ, एक सेकंड, हाँ कुछ कह रही है ज़किया जी, बोलिए। हाँ, क्योंकि इन्होंने ये सवाल उठाया कि हमें विश्वास रखना चाहिए, तो मैंने अपने पहले ही पॉइंट में बोला कि टाइम मैनेजमेंट जो है आपको अभी सितंबर 2nd वीक तक ये मैडम आपको भी बता दूं, पिछली बार भी इतना ही टाइम 90 दिन में ही एसआईआर हुआ था 2003 में भी। कोई ऐसा नहीं था कि कोई वहाँ रॉकेट चला गया था, तब तो डिजिटलाइजेशन भी नहीं था। लिंदु जी प्लीज सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी है, आप भी सुन लीजिए। टाइम तो उतने ही थे जितने पहली बार थे, टाइम में कोई चेंजिंग थोड़ी आया, पहले भी 90 दिन में हुआ था, इस बार भी 90 दिन में पूरा एसआईआर कंप्लीट हो रहा है, तो इसको आप लॉजिकल नहीं कर सकते। एसआईआर कंप्लीट हुआ था इलेक्शन के प्रपोजल के बिना। आज इलेक्शन सर पे है, अगर वहाँ पे कोई भी बंदा अपने इलेक्शन भारत में तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में तो इलेक्शन कभी ना कभी होगा ही। कौन सा ऐसा जो है वो जगह है जहाँ इलेक्शन कौन से साल नहीं हो रहा है, एक साल में दो बार इलेक्शन चलिए विमलेंदु जी एक सेकंड रुकिएगा। केसी जैन जी अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी राखी जी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है, बोलिए। हेलो, हाँ केसी जैन जी बोलिए। देखिए पहली बात तो ये है कि इस तरीके का जो र्यूमर फैलाया जा रहा है कि वोटर लिस्ट से उनके नाम बाहर किए जा रहे हैं जो नागरिकता नहीं सकते। पहली बात तो ये कि इतने इस तरीके से लोगों के नाम नहीं हटाए जा रहे। उसमें कुछ चीजें हैं जो मेन उस पर संशोधन हो रहा है, वो सबसे बड़ा ये हो रहा है कि जो लोग आज दुनिया में नहीं है, एक तो उनके नाम हटाए, दूसरे ये कि जिनके नाम कई जगहों पे हैं उनके हटाए, और तीसरी बात अभी जाकिया जी जो बात कह रही थी कि भाई कोई प्रूफ नहीं है और वो गवर्नमेंट एजुकेशन में नहीं है, घर में डिलीवरी हुई, कैसे तय हो जाएगा कहाँ की नागरिकता है। देखिए राशन कार्ड का तो इस्तेमाल कर रहा है, और परिवार रजिस्टर की नकल हर जगह पे होती है, हर तहसील में होती है, हर ब्लॉक पे होती है, हर नगर पंचायत में होती है, तो कहीं ना कहीं तो उसका नाम होगा नगर पंचायत में। अगर परिवार रजिस्टर में अगर आपका नाम नहीं है तो आप फिर भारत देश के नागरिक नहीं है। परिवार रजिस्टर, आपका परिवार रजिस्टर में कोई नकल ही नहीं हुई कि 10 साल पहले कहाँ थे, 50 साल पहले कहाँ थे, आपके पिताजी कहाँ थे, कौन कौन परिवार में आया, किसका नाम आया। परिवार रजिस्टर की नकल हर जगह पे जो सक्सेशन होता है उसमें भी आवश्यकता लगती है। परंपरागत रूप से जितने भी परिवार के वारिसान हैं उनका नाम जब ऐड होता है तो परिवार रजिस्टर की नकल वहां पे लगती है। डीएम भी जो जारी करता है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट उसमें भी देखता है भाई कौन कौन वारिस आपके हैं, तो कौन कौन वारिस है सक्सेशन, और दूसरा परिवार रजिस्टर की नकल कि पहले कौन कौन वारिस थे, कहां से आपकी परंपरा चली आ रही है। फिर आजादी के बाद से लेके अब तक अगर आप वोट देते जाए 50 साल से 60 साल से रहे, उसको नागरिकता से बाहर नहीं किया जा रहा है। देखिए ये जबरदस्ती का एक र्यूमर फैलाया जा रहा है, कौन नागरिक है। अरे अब तक भारत देश से कितने लोगों को निकाल दिया गया, सी आया, एक र्यूमर फैलाया गया कि सिविल अमेंडमेंट एक्ट आएगा तो देश के मुसलमानों को बाहर कर दे। अरे कितने मुसलमानों को बाहर फेंक दिया गया, कितनों को निकाल दिया गया। तो ये र्यूमर फैलाना बंद करिए, नागरिकता नहीं है, हम नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकते और हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो आसपास से टपक गए क्या। अरे आपके हमारे पिताजी रहे, हमारे बाबा रहे, उनके पर बाबा रहे, परिवार रजिस्टर की नकल यही बताती है। और अगर आप 10 पीढ़ी से यहाँ पर है तो आप यहाँ के हैं, जाहिर सी बात है। तो ये कह दे रहा है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो अकेले अगर आसपास से टपके तो आप नागरिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केसी जैन जी देखिए मैं बताती हूँ मुख्य रूप से समस्या क्या हो गई। हम स्कूल में नहीं पढ़े, हमारी डिलीवरी अस्पताल में नहीं हुई,
इसलिए हमारा नाम नहीं है। ये सब र्यूमर फैलाने की चीजें। परिवार रजिस्टर जो कि एक ग्राम सचिव बनाता है, और ग्राम में अगर आप हैं कहीं पे, कहीं से आए हैं, माइग्रेट होके आए, तो वहां से आपका होगा। अभी एक मामला हमारे पास में आया, बिहार के लोग पंडित लिखते हैं और वो ओबीसी वर्ग में आते हैं। बिहार के एक बिहार के नागरिक का मामला हमारे पास आया कि उसके आगे पंडित लिखा हुआ था, तो उसने कहा ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसे, तुमने कैसे बन जाएगा भाई। मैं अपना केस बता रहा हूं, मेरे पास उसके पेपर भी है, हमने उसका बनवाया ओबीसी का सर्टिफिकेट। फिर वो बिहार से अपने लेकर के आया, जो बिहार का ओबीसी का सर्टिफिकेट उसका था, कि वहां पे पंडित लिखते हैं आगे, पंडित लिखते, जात वर्ग जो है शुक्ला त्रिपाठी चतुर्वेदी नहीं लिखते, पंडित लिखते आगे, वो लोग ओबीसी में आते। और जो है जात का वो धोबी जात से हो। तो अब उसके बाद में जब वो वहां बिहार का लेके आया, साथ में वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आया, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश उसका बन गया कि आप वहां के हैं और वहां का ये सारे सर्टिफिकेट है, और उसका ऑनलाइन मिलान कराने के बाद में वो यहाँ पे जारी हो गया, उसका भी ओबीसी, उसके बच्चों का एडमिशन भी हो गया। तो ये कह देना कि आप आसमान से टपके हैं, आपका कहीं कुछ है ही नहीं, अरे कैसे कुछ रही है। ठीक है केसी जैन जी, देखिए मैं बताती हूँ समस्या जो सबसे बड़ी है। केसी जैन जी एक मिनट, हमारी दादी नाना भी, अरे क्या रे बनाया जा रहा है भाई। एक सेकंड, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जकिया जी कंप्लीट करिएगा, मुझे बहुत एक जरूरी बात रखनी। ये र्यूमर फैलाना बंद करिए, इस तरीके की तर्क देना बंद करिए। हाँ जकिया जी बोलिए। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि केसी जैन जी ने जो सवाल उठाया, आई वॉज ईगरली वेटिंग कि ये सवाल उठे। आप मुझे बताइए कि इंक्रोचमेंट के नाम पे जिनके पास 80 साल का डेटाबेस है, हाँ, उनको पेपर नष्ट कर दिया। उनका सारा पेपर जिस एड्रेस पे था वो एड्रेस प्रूफ ही हट चुका। अब उनका पेपर क्या वैल्यू रख रहा है। और ये सिर्फ नहीं, आप बात कर रहे हैं कि किसको भेजा गया, क्यों वहां पे श्रीलंका के सागर में कैसे बांध के उतार दिया गया रोहिंग्यास को। और जब ये बज़ाब्ते इंफॉर्मेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को पहुंची इंटरनेशनल, तो उन लोग ने जब फटकार लगाई तब जाके आपको ये एहसास हुआ कि वो ह्यूमंस हैं, उनको नहीं उतारना चाहिए था। बज़ाब्ते उनके पास था कि हम भाई बाहर के फॉरेन इमिग्रेंट ये सवाल कभी अमेरिका से होता है। अमेरिका में जितने भी इलीगल रूप से घुसते हैं ना, वो सबको चैन में बांध के ले जाके डालता है, जो ह्यूमन राइट्स सबसे बड़ा रक्षक है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, देखिए उसको बाहर छोड़ना। एक मिनट, समस्या जो आई वो यहाँ से आई कि जब एसआईआर की बात आई तो विवाद एसआईआर पे था ही नहीं। अभी मेरी बात सुनिए, देखिए क्या है, विवाद एसआईआर पे नहीं था, टाइमिंग पर था। केसी जैन जी सुनिए, तो विवाद एसआईआर पे ना था, ना एसआईआर पे विवाद कभी हो सकता है, ना कोई कर सकता है। विवाद हुआ टाइमिंग पे। जब टाइमिंग पे हुआ फिर भी कहा गया एक टाइम दिया है, उसको धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। फिर लिस्ट आना शुरू हुई, इतने लाख नाम कटे, इतने लोग मृत्यु पाए गए, इतने लोगों का स्थानांतरित पाए गए। अब उसकी लिस्ट मांगी गई तो वो लिस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आई। जब लिस्ट आई तो उसको राहुल गांधी ने, बाकी लोगों ने जिस तरीके से सामने रखा उस पर क्वेश्चन रेज हो गए। फिर आप लोगों का कुछ उस पर चीजें आ गई कि नहीं ये तो गलत है। फिर बात कर्नाटक तक चली गई, फिर उसमें राहुल, सोनिया गांधी, रायबरेली, न जाने किस किस का जिक्र आया। तो क्या हुआ कि इस पूरी प्रोसेस पे आ गया एक बड़ा सवाल कि कौन सही है और कौन गलत है, पारदर्शिता है कि नहीं है। वाकई में मान लीजिए कि एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए कि एग्जांपल दिया कि 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जितने लोगों के भी नाम एक एग्जांपल के तौर पर नाम काटे गए। अब यदि वो लोग वाकई मृत हैं तो क्या सच में है? अब ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? ये तो इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा ना प्रमाणों के साथ कि हाँ ये है, और हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। पर क्या हुआ, जो लिस्ट आई उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों के मन में आ गई कि ये चीजें है क्या। तो इस चीज से निकलना है, और इस चीज से निकलने के लिए तो अब मुझे लग रहा है ये जो एक अपडेट आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, अब तो वही उनको बताना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है। एक सेकंड में आऊंगी वापस। हाँ एच उपाध्याय जी बोलिए। राखी जी, हमारे पास तो बहुत देर में मौका मिला, ये लोग 2-2, 3-3 बार बोल लिए। देखिए ये जो 2014 के बाद चुनाव आयोग है ना, इस पर ऐसा कार्य किए हैं कि पूरे देश की अब भरोसा नहीं रह गई जनता की। आप बताइए, ये न सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, न विपक्ष के नेता को मानेंगे, तो आखिर विपक्ष के लोग क्या करें? वो आम जनता तक जाएंगे? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट
ने कहा हरियाणा चुनाव में आपकी वीडियोग्राफी उपलब्ध कराइए, इन्होंने तुरंत कानून बदल दिया। अब बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का आधार राशन कार्ड माना जाना चाहिए तो ये कहे हम नहीं मानेंगे। और जैसा कि फिर कहा 65 लाख लोग जो आप काटे उनकी सूची दीजिए, 3-4-5 दिन का जो भी समय दिया है। अब ये देखिए क्या करते हैं, शपथ देकर क्या कर रहे हैं। जाकिया जी ने जैसे कहा कि ये बस लटका रहे हैं कि सितंबर आ जाए और उसके बाद हम चुनाव की घोषणा कर दें, फिर हम सुप्रीम कोर्ट से भी बच जाएंगे, सबसे बच जाएंगे। आखिर हमारे देश की जनता या विपक्ष के नेता क्या करें, आप बताइए। राहुल गांधी जी के पास जिन लोगों को मृत दिखाया गया वो जाकर चाय पी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मृत है नहीं, हमको मृत दिखाया गया है। और जो मृत है उनको जो है वोटर लिस्ट में दिखाया गया है। तो ये अपने हिसाब से जैसे जो इनको लगता है कि विपक्षी वोट हो सकते हैं, क्योंकि एजेंट जो इनके हैं, पन्ना प्रमुख कहते हैं, ये कहते हैं, उन लोग को मालूम होता है कि ये वोटर किसके हैं, उनका नाम काटेंगे और जो इनके हैं उनके तरफ से और नाम जोड़ेंगे, चाहे वो मृत हो चाहे बाहर गया हो। ये यही करके तो चुनाव जीत रहे हैं, यही जीतेंगे। आप देख रहे हैं कि अभी आज ही समाचार आ रहा है कि बिहार में किसी जिले में 5,000 विधानसभा में वोटर उत्तर प्रदेश के जुड़े हैं। आपके गुजरात के जो नेता जो बिहार के प्रभारी हैं, उनका नाम बिहार में अब वोटर लिस्ट में है। 3 साल का वहां है तो उनका, जबकि 2024 में वहां वोट दिए थे गुजरात में। तो ये तो जो हम लोग जान पा रहे हैं, खोज पा रहे हैं, वो है। अगर ये डिजिटल डेटा दे देते तो किसी को खोजना नहीं पड़ता, वो लाखों वोट का हम लोग 5 मिनट में ही बता देते कहां पर क्या गड़बड़ी है। वो डिजिटल क्यों नहीं दे रहे हैं डेटा भाई? उनके मन में खोट है, वो गड़बड़ी करने में है, इसीलिए डिजिटल नहीं दे रहे हैं। क्या? क्योंकि इनको मालूम है कि डिजिटल से जल्दी से पता चल जाएगा। चलिए, अब तो 2003 की मुझे लग रहा है जब तक वो एक फाइनल सूची नहीं आएगी और लोग अंदर से एक कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करेंगे ना, जब तक खुद नहीं देख लेंगे मेरा नाम है कि नहीं है, तब तक तो इसका समाधान नहीं निकलेगा। 1 मिनट और राखी जी, जो ये 2003 की बात करते हो, ये आधार नहीं था, वो केवल आपको जो लिस्ट दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा सारे राजनीतिक दलों को, विमलेंदु जी दूसरा परेशान है। 600 आदमी है, एक बूथ पे 600 आदमी है और आपका एक BLO। अगर आप अपने गठबंधन देखते हैं तो आपका जो गठबंधन था ना, इंडिया गठबंधन, अगर यात्रा नहीं निकालते हैं उसको क्या चुनाव आयोग प्रेस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते। चलिए, समय हो गया है। हाँ, केसी जैन जी बोल लीजिए क्योंकि समय बहुत हो गया। सर मुझे रोकना पड़ेगा। केसी जैन जी, हार गए हैं, नहीं है, जनता को भ्रमित करके लगातार हार गए हैं। अब ये चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। पहले भी इन्होंने चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ा। पहले ईवीएम मशीन को बताया कि भाई ईवीएम मशीन में गलत हो रहा है, घोटाला हो रहा है। अभी क्या है, तो चुनाव के बाद आरोप लगते थे, अब चुनाव से पहले ही आरोप लग गए कि चुनाव आयोग सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। अरे कांग्रेस को भरोसा किस पे है? ना ईवीएम मशीन पे, ना तो सुप्रीम कोर्ट पे, ना चुनाव आयोग पे, ना ईडी पर है। चलिए, वो तो अब एक इलेक्शन कमीशन अपनी बात रखे और एक फाइनल सूची आ जाए कि कौन कितने मतदाता कहां से हैं, किसका नाम है किसका नहीं है। उसके बाद फाइनल सूची के बाद यदि कोई ऑब्जेक्शन आया, कहीं से भी कोई कंप्लेन आई, तब देखा जाएगा कि वाकई में कहीं कुछ गलत हो रहा था या नहीं। फिलहाल तो ये चर्चा चलेगी। अभी तो अब कांग्रेस तो आंदोलन की तैयारी में है और आप लोग देखिए उसकी काट कैसे करना है, बस यही बात है। समय बहुत हो गया। जकिया जी बोल लीजिए, हालांकि वक्त हो गया मैम, जल्दी से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, यही तो प्रॉब्लम है ना कि जब सूची हम लोग के पास आएगी और उसके बाद जब हम ऑब्जेक्शन करने जाएंगे तब तक टाइम जोन खत्म हो चुका होगा और किसी की भी ऑब्जेक्शन सुनवाई के लिए कम से कम ये ड्यूरेशन भी, ये भी एक नोटिस करने वाला पॉइंट है मैम। ये भी तब जब चीजें आएंगी तो वो देखने वाली बात होगी। खैर, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया उस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, राहुल का महाआंदोलन है और बिहार से डोलेगा सिंहासन। क्या वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि बात सिर्फ बिहार की नहीं है, बिहार से ये बात शुरू हो गई है, दूसरे स्टेट तक जाएगी। लोकतंत्र, संविधान, सब कुछ आ गया, इलेक्शन कमीशन आ गया इसके बीच में। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का है और इसके बाद क्या एक परसेप्शन बनेगा, क्या रिजल्ट होगा, इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।